फिजिक्स ग्रेड 10 FBISE डोमेन वेव सब डोमेन वेव थ्योरी की आज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे फ्रॉम कैंथा पब्लिशर की बुक। कैंथा पब्लिशर की बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 2 है और कैंथा पब्लिशर आप लोगों को SLO के हर SLO के मुताबिक हर SLO से रिलेट करते हुए MCQ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अपने SLO की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला SLO हमारे पास प्रूव दैट वेव्स ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। इससे रिलेटेड MCQs की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेव एनर्जी ट्रांसफर विदाउट मैटर मूवमेंट? साउंड वेव्स इन एयर, सफर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, सरफर मूविंग फॉरवर्ड, रिपल्स ऑन वाटर, तो ये भी वेव्स हैं, वाटर ये भी वेव्स हैं, लाइट वेव्स इन स्पेस, तो ये जो आप लोगों के पास सरफर आगे की तरफ मूव कर रहा है ये आप लोगों के पास एक वेव एनर्जी की एग्जांपल नहीं, क्योंकि वेव एनर्जी खुद ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, कोई चीज़ आगे मूव नहीं करती। A cork is floating on water when a wave passes. What will happen to the cork? Moves forward, क्योंकि पार्टिकल्स आगे नहीं मूव कर रहे, कॉर्क आगे मूव नहीं कर सकता, सिंक भी नहीं करेगा। मूव्स अप एंड डाउन, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखें या तो इसने यूं आगे पीछे यानी बैक एंड फोर्थ मूव करना था या फिर अप एंड डाउन। इन्होंने स्ट्रेट लाइन कह दिया जाए क्या मतलब है कि यूं जा रहे, तो ये नहीं हो सकता, अप एंड डाउन वाला, ठीक है, यानी इसने वाइब्रेट करना होगा। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि स्टूडेंट सेज in a sound wave air particles move from the speaker to the listener. Describe why this statement is incorrect. ये इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि एयर पार्टिकल्स मूव नहीं करते, वेव मूव करती है। इसलिए जो आप लोगों की वेव है वो मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती, वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। अपनी बात समझाने के बाद मैं इस तरह से आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करती जाती हूँ, आप लोग इसे देख लिया करें। ये वही बात है जो मैंने अभी भी आप लोगों को समझाई है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे कह रहे हैं कि डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ स्लिंकी that shows how waves transfer energy without moving the entire slinky forward. तो सबसे पहले इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है कि स्लिंकी क्या चीज़ होती है, क्योंकि पेपर में वो आप लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट दे के कह सकते हैं कि आप लोग इसको एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ करें। तो आप लोगों को बस इतना मालूम होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट और एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ किस तरह करते हैं। ये भी हम लोग कुछ ऐसा उसके अंदर पढ़ के आए हैं कि आप लोगों ने वाटर वेव के ऊपर सब्जेक्ट रखना है, आप लोगों ने सॉरी वाटर के ऊपर स्टिल वाटर के ऊपर सब्जेक्ट रखना है, देन आप लोगों ने एक वाटर वेव क्रिएट करनी है और इस सब्जेक्ट की जो मोशन है उसको ऑब्जर्व करने के बाद आप लोगों ने अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो ये तो मैंने आप लोगों से कह दिया कि आप लोगों को इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। बस स्लिंकी मैं आप लोगों को फिर भी दिखा देती हूँ। दिस इज स्लिंकी, एक फेमस टॉय है स्प्रिंग, ठीक है, इसको हम लोग स्लिंकी कहते हैं। अच्छा, ये हमसे कह रहा है डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ स्लिंकी दैट शोज हाउ वेव्स ट्रांसफर एनर्जी विदाउट मूविंग द एंटायर स्लिंकी फॉरवर्ड। तो ये जो स्लिंकी होता है ना, जब आप लोग वेव्स बनाते हैं इन वाटर, तो या तो ये आगे पीछे वाइब्रेट करने लग जाता है अगर आप लोगों ने आगे पीछे वाली वेव्स बनाई हैं, और अगर आप लोगों ने उंगली डिप करके वेव्स बनाई हैं तो वो फिर ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लग जाता है, बट ये आगे मूव नहीं करता। तो इससे हमें क्या प्रूव होता है कि पार्टिकल्स कभी भी मूव नहीं करते, आप लोगों की एनर्जी मूव करती है। तो इसका भी आंसर प्रोवाइड करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या आप लोगों ने मेरे आंसर पे यकीन भी कर लिया? स्लिंकी वाटर के ऊपर रहेगा किस तरह? है तो एक स्प्रिंग है स्टील का, इसने तो डूब जाना है, तो आप लोग इसके ऊपर ये वाला एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। चूँकि स्लिंकी एक स्प्रिंग है तो हम लोग इसको खींच के इसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्रिएट करेंगे, एंड देन हम लोग इसके स्लिंगी के बीच में किसी एक स्लिंगी के लूप के अंदर हम लोग एक रबर बैंड लगा देंगे ताकि हमें इसकी जो मूवमेंट है उसका सही तरह अंदाज़ा हो सके किस तरह ये आगे पीछे जा रहा है, और हमें ये अंदाज़ा होगा कि जो आप लोगों के पास स्लिंकी है ये वाइब्रेट करता है, ये खुद आगे मूव नहीं करता। तो आप लोगों ने क्या करना है कि स्लिंकी के दोनों साइड पे एक एक बंदा खड़ा कर दें, ठीक है, और एक साइड को आप लोगों ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करना और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट हो जाएगी। आप लोगों को एक कंप्रेशन नज़र आएगा और आप लोगों को दूसरे एंड पे एक एंड पे आप लोगों को कंप्रेशन नज़र आएगा, यानी जिस तरफ से आप दबा रहे हैं तो दूसरी साइड पे आप लोगों को कंप्रेशन नज़र आएगा। और जो जो आप लोगों ने रिबन लगाई थी बीच में वाइब्रेशन को नोट करने के लिए, वो बैक और फोर्थ ही आप लोगों को वाइब्रेट करती हुई नज़र आएगी अपनी जगह पे, यानी वो अपनी मेन पोजीशन से वाइब्रेट कर रही है, वो आप लोगों की पल्स के साथ मूव नहीं कर रही। तो यहाँ से आप लोगों को पता चला कि जो एनर्जी है वो आगे की तरफ मूव की, जो कंप्रेशन था वो आप लोगों के हैंड से वहाँ तक पहुँच गया, लेकिन जो रबर बैंड है वो अपनी जगह पे ही मूव कर रही है, यानी वो वाला लूप अपनी जगह पे ही है, वहीं पे वाइब्रेट कर रहा है। तो इस लिंक के एक्सपेरिमेंट से आप लोगों ने दो चीज़ें सीखी। एक तो यह है कि हर जो आप लोगों के पास सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप वो जो वाटर वाला इजी एक्सपेरिमेंट है वो नहीं कर सकते, बिकॉज लिंक ही डूब जाएगा।
और इसके ऊपर ये वाला एक्सपेरिमेंट था। आप लोगों के पास जो भी नई चीज़ आए सवाल के अंदर, आप लोग उससे रिलेटेड उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे, चाहे उसे एयर में रख के करो, चाहे वाटर में रख के करो, चाहे सॉलिड में रख के करो। आप लोगों ने खुद देखना है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अगला शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमसे कहता है कि इफ ओशन वेव्स कैरीड वाटर फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ एनर्जी, व्हाट वुड हैपन टू ऑब्जेक्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, डिस्क्राइब योर रीजनिंग। वो ये कह रहा है कि अगर, असल में नहीं होता लेकिन अगर जो आप लोगों के ओशन की वेव्स हैं वो वाटर को ही आगे ले जाती होती, एनर्जी को आगे लेकर जाने के बजाय, तो जो ऑब्जेक्ट आप लोगों की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है उसका क्या होगा। तो जैसे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं आप लोगों की बोट्स, नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग जैसे डक्स, तो ये सारी वेव्स के साथ ही बेचारी आप लोगों के आगे जाती जाती हैं, आगे जाती जाती हैं और शोर तक पहुंच जाती हैं, यानी साहिल समंदर तक पहुंच जाती हैं। और अगर वेव्स इससे भी आगे जाती हैं तो फिर इससे भी आगे पहुंच जाती हैं। लेकिन यानी आप लोगों के जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेव्स के साथ ही चली जाती हैं अगर इस तरह होता था, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप लोगों की फ्लोटिंग चीज़ें वहीं पर वाइब्रेट करती रहती हैं, डक्स हों चाहे वो बोट्स हों, अपनी जगह पर वाइब्रेट करती रहती हैं अगर वो स्टिल रुकी हुई हैं। अगर वो इन अपोजिट डायरेक्शन चल रही हैं, इन द सेम डायरेक्शन चल रही हैं, तो फिर वो जिस तरह चल रही हैं वैसे चलेंगे। बट अगर वो स्टिल रुकी हुई है, कोई डक को भी आप देखो कि वो स्टिल रुकी है, उसके नीचे से वाटर वेव्स गुजर रही हैं, तो वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रही होती है। तो इसका आप लोगों को आंसर प्रोवाइड कर देते हैं। इसका आंसर ये है, ठीक है। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई वेव्स ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड पार्टिकल मोशन एनालिसिस। तो वेव्स जो है वो एनर्जी इस वजह से पास ट्रांसफ़र करती हैं क्योंकि जो वेव है वो पार्टिकल्स के किसी डायरेक्शन में जाने का अमल नहीं है, पार्टिकल्स का एक स्पेसिफिक डिज़ाइन में वाइब्रेट करने का अमल है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी आप लोगों के वाइब्रेट करते हैं, और इन ट्रांसवर्स वेव ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। वेव जस्ट एक डिस्टर्बेंस है, इसने पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस नहीं करना, इसका काम जस्ट पार्टिकल्स को वाइब्रेट करना है क्योंकि उन पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ जाती है। अब अगर आप लोग इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लो तो आप लोगों के एक स्टेडियम वेव आप लोगों ने पता नहीं कभी देखी है कि नहीं देखी, कि आप लोगों के जो फैंस बैठे होते हैं इन फुटबॉल, आप लोगों का मैच हो रहा है, कोई क्रिकेट मैच हो रहा है स्टेडियम के अंदर, तो ये एक पार्टिकल यहाँ पे एक मोशन, वो एक बहुत प्यारा डिज़ाइन कभी कभी बनाते हैं ये सारे फैंस मिलके। क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक डिज़ाइन में, एक वेव डिज़ाइन में सारे जो स्टेडियम के अंदर सारे फैंस बैठे होते हैं ये मूव करने लगते हैं। आई होप सो आप लोगों को एक गिफ्ट की एक छोटी सी गिफ्ट के अंदर नज़र आ रहा होगा कि किस तरह ये सारे लोग हैं जो एक वेव जनरेट करते हैं। यहाँ से पहले सिर्फ रेड वाले उठते हैं, वो जैसे बैठने लगते हैं येलो वाले उठते हैं, फिर वाइट वाले उठते हैं, तो ये सारे लोग मिल के एक वेव जनरेट करते हैं चीयर अप करने के लिए। कभी इनको कोई आगे वाली टीम का काम अच्छा लगे तो ये सारे मिल के इस तरह एक वेव बनाने का फैसला करते हैं और इसका हम लोग स्टेडियम वेव कहते हैं। इस वाले के अंदर देखेंगे एक तरफ वाले लोग जैसे बैठने लगते हैं तो अगले लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये इस वाले गिफ्ट के अंदर भी ये चीज़ विजिबल है कि इधर वाले खड़े होते हैं, यहाँ वाले बैठे हैं, फिर ये वाले खड़े होते हैं तो ये वाले खड़े होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह ये सारे लोग मिल के एक स्टेडियम वेव जनरेट करते हैं। तो हम लोग डेली लाइफ एग्जाम्पल लेते हुए स्टेडियम वेव तक पहुँच गए थे, ठीक है। और दूसरी जो मैं डेली लाइफ एग्जाम्पल लूँगी वो एक पॉन्ड के अंदर बनने वाले रिपल्स हैं, यानी जो छोटी छोटी वेव्स बन जाती हैं आप लोगों के पॉन्ड के अंदर, उसकी मैंने दूसरी एग्जाम्पल ले लिया। तो अब अगर हम लोग इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करें तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर बताएंगे कि पार्टिकल मोशन किस तरह हो रहा है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव बनती हैं, ये जस्ट एक डिस्टर्बेंस है। यही वजह है कि आप लोगों के पार्टिकल्स जो हैं वो मूव नहीं करते, सिर्फ आप लोगों की जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र करती है। और इसके बाद उन्होंने हमसे बोला था कि आप लोगों ने डेली लाइफ एग्जाम्पल्स देनी है, तो वही दोनों एग्जाम्पल्स, एक स्टेडियम वेव जो मैंने आप लोगों को दिखा दी है हो आप लोगों को नजर आई होगी, और एक पॉन्ड के अंदर जो रिपल्स बनते हैं वो, ठीक है। तो ये वाला एसएल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अभी अगले एसएल की तरफ चलते हैं। अगला एसएल हमसे कह, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट वेव मोशन। रोलिंग बॉल तो वेव मोशन नहीं कर रही, मूविंग रॉप अप एंड डाउन, ठीक है। ये जस्ट एक इत्तेफाक था कि मैंने पहले ये वाला पढ़ा फिर ये वाला पढ़ा, लेकिन यही आपका सही आंसर है कि मूविंग रॉप अप एंड डाउन, ठीक है। ये एक ट्रांसवर्स वेव शो करती है, इलस्ट्रेट करती है। स्लिंग की स्ट्रेच एंड कंप्रेस बैक एंड फोर्थ, What type of wave motion does this demonstrate? तो बैक एंड फोर्थ जब ये होगा, कंप्रेशन और रेयर एक्शन बनेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है आप लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ आए तो डिस्क्राइब हाउ अ स्लिंकी कैन बी यूज टू इलस्ट्रेट बोथ ट्रांसवर्स
एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अगर आप स्लिंगी को बैक एंड फोर्थ मूव कराएंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी, और अगर आप लोग अप एंड डाउन मूव कराएंगे तो ऑफकोर्स ट्रांसवर्स वेव बनेगी। तो इसका आंसर मैं यूँ प्रोवाइड करूँगी कि ट्रांसवर्स वेव कब बनेगी और लॉन्गिट्यूडनल वेव कब कब बनेगी। ठीक है, ये आप लोगों के पास शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दैट इज व्हाट हैपेंस ऑफ द टू द मोशन ऑफ वाटर पार्टिकल्स इन अ वेव, हाउ डज दिस सपोर्ट द आइडिया ऑफ वेव मोशन। तो जब एक वेव बनती है तो पार्टिकल्स किस तरह मूव करते हैं और इससे वेव मोशन का जो आप लोगों के पास आइडिया है वो किस तरह सपोर्ट होता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो जो आप लोगों के पास पार्टिकल्स होते हैं वो सर्कुलर लूप्स बनाते हैं इन वाटर, तो इसीलिए जब आप लोग कोई कॉर्क रखो तो वो एक सर्कुलर वाइब्रेशन के अंदर आ जाता है, अप डाउन जा रहा होता है लेकिन एक सर्कुलर वाइब्रेशन के अंदर आ जाता है और ये अपनी मेन पोजीशन पे ही वापस आ जाता है, चाहे वो वाटर है, ठीक है, वाटर वेव है और वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर से गुजर के इतने वो लूज होते हैं कि वो आगे पीछे चले जाएं, बट वेव बनने के बाद वो ऑलमोस्ट उसी जगह पे आ जाते हैं, अपनी मेन पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने ये काम शुरू किया था। और वेव मोशन की क्या थ्योरी है आप लोगों के पास कि वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करेगी, मैटर नहीं। तो ये जो फिनोमिना है सर्कुलर लूप्स का, जिसके बाद आप लोगों की जो वेव है इसे अपनी मेन पोजीशन पे रिटर्न करना है, ये आप लोगों की जो वेव थ्योरी है, ये आप लोग कह सकते हैं वेव मोशन का जो आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट है उसको ये सपोर्ट करती है। तो ये इसका आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमसे कह रहा है डिस्क्राइब वेव मोशन यूजिंग साइंटिफिक रीजनिंग एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन। आप लोगों के पास वेव मोशन की थ्योरी क्या है कि आप लोगों की जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, आप लोगों का मैटर ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसकी साइंटिफिक रीजनिंग करें कि जब भी डिस्टर्बेंस कॉज होती है वो काइनेटिक एनर्जी देती है पार्टिकल्स को, काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स तेज़ी के साथ वाइब्रेट करने लगते हैं, वो मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह, डिस्प्लेस नहीं होते। ये इसके पीछे की साइंस है कि आप लोगों के पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी आती है, देन वो अपने वाइब्रेशन करने के बाद अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करते हैं एंड देन खुद अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी साउंड वेव्स जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उसको ले लेते हैं एज ए एग्जांपल। फिर सीज्मिक वेव्स जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाई अर्थक्वेक के अंदर होते हैं, मैंने आप लोगों को एसएलओएस जो मैं अलग अलग सेपरेट पढ़ा रही थी उनके अंदर मैंने डिटेल से सीज्मिक वेव्स दोनों पढ़ाई थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो वो अर्थक्वेक के वक्त होती हैं, उनको एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। एंड लाइट और रेडियो वेव्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको भी हम लोग अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स के तौर पे ले लेते हैं। तो अगर हम लोग इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को आंसर करें तो इसका हमारे पास आंसर जो है वो ये बनता है, यानी मैंने डिटेल से आप लोगों को समझा दिया, अब बस इसका आंसर आप लोगों ने एक बार खुद पढ़ना। तो ये आप लोगों के पास इसका आंसर इस लॉन्ग क्वेश्चन का ये वाला एसएलओ ख़त्म हुआ है। अब अगले एसएलओ की तरफ चलते हैं इस एक्सरसाइज की। नेक्स्ट हमारा एसएलओ ये है जिसके एमसीक्यू एक ही है, नहीं दो हैं। खैर हमसे पहला एमसीक्यू कहता है व्हाई डू सीज्मिक एस वेव यानी सेकेंडरी वेव नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स। लिक्विड डू नॉट अलाउ परपेंडिकुलर मोशन, लिक्विड ब्लॉक ऑल वेव्स को तो ब्लॉक नहीं करती। एस वेव्स आर टू स्लो, एस वेव्स लूज एनर्जी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वाई यानी सीज्मिक वेव क्यों नहीं ट्रैवल कर सकती, और ये मैंने सेपरेट एसएलओ उसके अंदर आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि मेरे जहन के अंदर उस वक्त नहीं आया। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को दे दूँ कि जो लिक्विड्स हैं वो परपेंडिकुलर मोशन अलाउ नहीं करती। एस वेव्स जो हैं आप लोगों के पास वो ट्रांसफर्स होती हैं, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं पी वेव्स, तो वो इजीली ट्रैवल कर लेती हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि लिक्विड डू नॉट अलाउ परपेंडिकुलर मोशन। उसके बाद हमसे दूसरा एमसीक्यू कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वाटर वेव के अंदर ट्रांसवर्स वेव हो जाती हैं, साउंड वेव आप लोगों के पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रांसफर्स होती हैं, वाटर वेव भी ट्रांसफर हो सकती हैं और सीज्मिक एस वेव भी ट्रांसफर हो सकती हैं, बट साउंड वेव्स कैन नेवर बी ट्रांसफर। तो इसका आंसर आप लोगों के पास साउंड वेव है। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमसे वो पूछ रहे हैं कि डिस्क्राइब हाउ वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसवर्स वेव मोशन। अब देखिए सरफेस ऑफ द वाटर पे ट्रांसवर्स वेव्स किस तरह बनती हैं हम लोग समझाते हैं। ये आइडिया समझाने के लिए मैं हमेशा इस तरह की एक रिपल वाली इमेज यूज़ करती हूँ। इसके बीच में ड्रॉप गिरा है, कोई रेन ड्रॉप, तो एक रिपल बना है। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव किस तरह है। तो मैं इसको इस तरह का विजिबल कलर कर लेती हूँ जो आप लोगों को ब्लू के ऊपर नज़र आए, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स वेव किस तरह है, ऐसे। जो आप लोगों के पास नीचे जाने वाले आप लोगों के पास कर्व्स हैं वो आप लोगों को क्रेस्ट दिखाते हैं और ऊपर आने वाले ट्रफ दिखाते हैं, और सॉरी ऊपर आने वाले कर्व्स दिखाते हैं और नीचे वाले ट्रफ दिखाते हैं। आई एम रियली सॉरी। तो ये इस तरह आप लोग जो हैं दिखाएंगे कि ये वाली आप लोग डायग्राम बना सकते हैं रिपल वाली।
ठीक है, कोई इजी सी लेके वो बना सकते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि सरफेस ऑफ वाटर ट्रांसफर जो वेव है उसकी मोशन को शो करता है। ये शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1 का टेक्स्ट यानी रिटन आंसर है। लेकिन यहाँ पे एक पॉज देना है, मैं छोटा सा आप लोगों से क्वेश्चन पूछना है कि अभी एमसीक्यूज के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि जो वाटर है परपेंडिकुलर मोशन को सपोर्ट नहीं करता, बट अभी मैं कह रही हूँ कि वाटर के ऊपर तो ट्रांसफर वेव बन रही है, तो इसका आप लोगों के पास क्या जवाब है? अभी मैं कह रही थी कि एस वेव जो ट्रांसफर वेव है मैं यहाँ से गुजर नहीं सकती वाटर से, और अभी मैं कह रही हूँ कि इसके ऊपर ट्रांसफर वेव बन पा रही, तो फिर ये क्या बात है? इसका मैं आप लोगों को जवाब दे देती हूँ। जो आप लोगों के पास सीज़मिक एस वेव्स हैं, उन्होंने अंडरग्राउंड आप लोगों के एकदम आउटर फ्लूइड कोर को या आउटर लिक्विड कोर को और आउटर मोल्टन कोर को उन्होंने हिट किया, और वो ये चाहते हैं कि उनके लिए रास्ता बनाया जाए। वो आप लोगों के एक वाटर पार्टिकल को हिट करते हैं, लेकिन चूंकि वाटर पार्टिकल्स एक दूसरे से बाउंड नहीं होते, तो एक वाटर पार्टिकल से एक तरफ हो जाता है, ठीक है, लेकिन दूसरा हटता नहीं है, ठीक है। अब ये जो आप लोगों की वेव है दूसरे को हटाने की कोशिश करती है और पहला वापस आ जाता है अपनी जगह पे, तो ये जो आप लोगों की वेव है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगी कि आप लोग फर्स्ट करो आप लोगों के पास यहाँ पे एक एम्बुलेंस खड़ी है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने प्लस साइन बनाया एम्बुलेंस, ठीक है, आंखें और मुँह ना लगे। ये हमारे पास एम्बुलेंस है, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों के पास गाड़ियाँ। अब मैं गाड़ियों को किस तरह शो करने लगी हूँ, मैं गाड़ियों को इस तरह शो करती हूँ, ठीक है। अभी गाड़ियाँ एक दूसरे से बाउंड नहीं है, इस तरह सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, ये खड़ी हैं, ठीक है, और एम्बुलेंस चाहती है कि उसको रास्ता बने, वो इसके पीछे आके हॉर्न देती है। अब ये तो यहाँ हट गई, ठीक है, लेकिन आप लोग अब ये समझो कि ज़िद्दी गाड़ी है, ठीक है, ये यहाँ पे हट गई है, अब ये नहीं हटी, ये इसको हटाने के लिए यहाँ आती है और ये कहती है भाई मैं यहाँ क्यों रहूँ, ये वापस आ जाती है, ये इसको हटाती है, वहाँ जाती है, थोड़ी देर बाद ये वापस आ जाती है, उतनी देर में ये हटती है, इसको हटाने जाती है, ये वापस आ जाती है, इस तरह होता है, और इसकी सारी एनर्जी इनको हटाने में लग जाती है, ये हटती नहीं है, ज़िद्दी गाड़ी है। इसी तरह वाटर के पार्टिकल्स भी ज़िद्दी हैं, उनको इधर उधर फिरने की, उनको एक दूसरे के पास जाने की आदत है, वो एक दूसरे से बाउंड नहीं है, तो एक के हटने के साथ नेबर वाला नहीं हटेगा। अगर सॉलिड्स की आप लोग बात करें तो क्या आप लोग एक को धक्का लगाओगे तो उसके साथ अगला बाउंड होता है, वो भी उसी के साथ चला जाता है, बट लिक्विड के केस में सारे पार्टिकल ज़िद्दी हैं, वो हटने को नहीं मानते, इसीलिए सीज़मिक एस वेव्स जो हैं वो डाई हो जाती हैं। तो आप लोग यही सवाल करो कि ये जो ऊपर ट्रांसफर्स बनी है, चाहे ट्रांसफर्स वेव बनी है चाहे सीज़मिक एस वेव्स नहीं है, लेकिन ये बनी क्यों है, ये भी तो रुक जाए ना उसी तरह। तो यहाँ पे मसला ये है कि आप लोगों ने ऊपर से कोई पत्थर फेंका है, आप लोगों ने ऊपर से कोई ड्रॉप फेंका है, तो आप लोगों ने खुद फोर्स किया है इस लिक्विड को कि ये अंदर जाएगी, लिक्विड सिंक करे। आप लोगों ने इस पानी को फोर्स किया कि पानी सिंक करे, और पानी सिंक नहीं करना चाहता, पानी के पार्टिकल ज़िद्दी हैं, तो ये इनर्शिया की वजह से अपने आप को ऊपर की तरफ खींचते हैं, और जब ये ऊपर की तरफ खींचते हैं अपने आप को, ग्रेविटी इनको नीचे की तरफ खींचती है, फिर ये अपने आप को ऊपर की तरफ खींचते हैं, ऊपर खींचते हैं, ग्रेविटी नीचे है, फिर ऊपर ग्रेविटी नीचे, और ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो यहाँ पे एक ट्रांसवर्स वेव जनरेट करती है। ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने इसका इनर्शिया डिस्टर्ब किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी हामी थी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ने कहा था जी मैं इसकी हेल्प करूँगी। सीज़मिक के केस में कुछ और है ना, वो अंडरग्राउंड आते हैं और वो इन पार्टिकल्स को बेचारे, वो पार्टिकल्स इनके लिए बिल्कुल अजनबी हैं, अभी पार्टिकल्स को अच्छी तरह जानते नहीं, पार्टिकल ज़िद्दी हैं, ये वेव्स इन फ्लूइड पार्टिकल्स में से गुजरने की आदि नहीं थी, तो यहाँ आए थे इन पार्टिकल्स से झगड़ती रह गई, पार्टिकल ज़िद्दी थे, इन्होंने माना नहीं, और सीज़मिक जो एस वेव है वो वाटर से गुजर नहीं सकी, वो यहाँ पे हार गई, वो यहाँ पे डाई हो गई। हम लोग कहते हैं द वेव डाइज आउट, ठीक है। अब हम लोग अपने दूसरे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ पहुँचते हैं कि हाउ डू सीज़मिक एस वेव्स हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द अर्थ्स इंटीरियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग किस तरह दोगे कि सीज़मिक वेव्स किस तरह साइंटिस्ट की हेल्प करती है, ये पता करने की मैं किस तरह की इसने हेल्प कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो देखिए सीज़मिक वेव फ्लूइड के ऊपर या बिल्कुल रुक जाती है, फ्लूइड नहीं कहोगे आप लोग, कहोगे वाटर के ऊपर, बिकॉज फ्लूइड एयर भी है और एयर के ऊपर ये नहीं रुकती सीज़मिक वेव। तो सीज़मिक एस वेव, पी वेव तो वाटर के ऊपर भी जाती है, बट जो सीज़मिक एस वेव है यानी सेकेंडरी वेव है, ये वाटर के ऊपर आके बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, बिकॉज वाटर के पार्टिकल ज़िद्दी हैं, इसे आगे जाने नहीं देते। तो हुआ ये कि जब एक अर्थ को कहा तो साइंटिस्ट ने देखा अपनी डिवाइसेस के ऊपर कि जो एक एरिया है ना अर्थ का, वो बहुत ज़्यादा उधर एक बहुत बड़ा शेडो जोन है ऑफ सीज़मिक एस वेव, यानी उस जगह पे सीज़मिक एस वेव पहुंची नहीं। तो इस तरह उनको ये पता चला कि अर्थ का जो आउटर कोर है वो पूरा लिक्विड है,
और यहाँ से सीज़मिक एस वेव गुजर नहीं सकते हैं। देखिए अर्थक्वेक तो अर्थ के दरमियान से बनना शुरू होता है ना, तो सीज़मिक एस वेव जो है वो आउटर कोर से, आप लोगों का जो आउटर मोल्टन कोर है, यानी जो आउटर लिक्विड कोर है जहाँ पे पानी है, वहाँ से गुजर नहीं पाती हैं। ये एक बस इशारा होता है अर्थक्वेक से पहले कि अर्थक्वेक आने वाला है। और इसके बाद इसकी मेन वेव आती है सीज़मिक पी वेव, जो बहुत तेज़ भी होती है इससे, और वो वाटर से भी पास करके तबाही मचाती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये था कि साइंटिस्ट किस तरह अंडरस्टैंड कर उन्होंने किया कि अर्थ का इंटीरियर, आप लोगों के पास आउटर जो कोर है वो पूरा लिक्विड है, क्योंकि उनको एक एस वेव शैडो जोन मिला जब उन्होंने एक अर्थ को आते हुए देखा, एक एस वेव को आते हुए देखा। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इलस्ट्रेट दैट इन अ ट्रांसवर्स वेव द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो सबको ये इलस्ट्रेट मुझे करने की वैसे ज़रूरत कोई नहीं थी, बट मैं इलस्ट्रेट ज़रूर करती हूँ। तो मैं यहाँ पे जस्ट इलस्ट्रेशन करूँगी, यानी सिर्फ एक डायग्राम बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। मैं कोई टेक्स्ट नहीं लिखने लगी हूँ, अभी आप लोगों का काम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रांसवर्स वेव ड्रॉ करते हैं। वेव लेंथ की ऊंच नीच हो जाए तो वो आई एम रियली सॉरी बिकॉज दिस इज़ अ हैंड स्केच, ये बिल्कुल परफेक्ट कभी भी नहीं होने जा रहा है। ठीक है, अब आप लोगों के जो पार्टिकल्स हैं, आप लोग 2-3 पार्टिकल्स ड्रॉ करो। ये पार्टिकल इस वक्त नीचे की तरफ जा रहा है और ये वाला पार्टिकल इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पार्टिकल की मूवमेंट किस तरह आपकी, ये नीचे ऊपर, तो ये आप लोगों की क्या है, पार्टिकल मूवमेंट। ठीक है, और आप लोगों की वेव की डायरेक्शन क्या है, ये आप लोगों की, आप लोग यहाँ पे लिखो वेव डायरेक्शन, और यहाँ पे आप लिखो पार्टिकल डायरेक्शन। तो आप लोगों की वेव डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना कर नहीं बना। ट्रांसवर्स वेव के अंदर आप लोगों की जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है और डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, यानी वेव की जो डायरेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, एट राइट एंगल्स होती हैं। अगले एसएलओ की तरफ चलते हैं। इस एसएलओ के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलें। इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव हाउ डू द पार्टिकल्स मूव रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर ये पैरेलल जाते हैं। व्हाट आर द रीजन्स ऑफ हाई एंड लो प्रेशर इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव कॉर्ड। तो ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है। उसके बाद शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन को देखें। डिस्क्राइब हाउ साउंड वेव डेमोन्स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। तो इस सवाल के अंदर पहले शॉर्ट क्वेश्चन का नाम से पूछ रहे हैं कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव किस तरह है। तो साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। अगर वो किसी स्पीकर से प्रोड्यूस हो रही है तो जो स्पीकर का डायफ्राम होता है वो वाइब्रेट करता है आगे पीछे। तो आगे पीछे वाइब्रेट करने की वजह से वो पार्टिकल्स को भी आगे पीछे वाइब्रेट कराता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म कराता है। अगर एक ह्यूमन का केस ले लें तो इधर हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहा है बैक एंड फोर्थ। जब भी बैक एंड फोर्थ कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी वो पार्टिकल्स को भी बैक एंड फोर्थ ही वाइब्रेट कराएगी। फर्स्ट अगर हमारा वोकल कॉर्ड अप एंड डाउन मूव करता होता है तो हमारी जो साउंड वेव्स होती हैं देन वो ट्रांसवर्स होती हैं। बट अभी जो करंटली जो हम हैं वो हमारा वोकल कॉर्ड एक्चुअली बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करता है। स्पीकर्स का भी डायफ्राम बैक एंड फोर्थ ही वाइब्रेट करता है। पार्टिकल्स को आगे पीछे वाइब्रेट कराने के बाद हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाई कैन सीज़मिक प्राइमरी वेव्स ट्रैवल थ्रू बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स व्हेयर सीज़मिक एस वेव्स कैन नॉट। तो मैंने इसका आंसर दिया है कि जो प्राइमरी वेव्स हैं वे आर लॉन्गिट्यूडनल एंड जो लिक्विड है वो आप लोगों को जो आप लोगों की ट्रांसवर्स वेव है उनको गुजरने की इजाज़त नहीं देता। अच्छा, इधर हम लोग थोड़ी सी डिटेल के अंदर जाते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल के अंदर। पहले मैंने आप लोगों को एक एम्बुलेंस और कार की एग्जांपल दी थी चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। मैं थोड़ा सा ज़्यादा डीप जाने लगी हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर आप अगर एग्ज़ाम में रिलेटेड आंसर देना चाहते हैं तो आपको सारी बात समझानी पड़ेगी। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को समझना। पहले मैंने आप लोगों को एक एम्बुलेंस की एग्जांपल दी, लेकिन ये वेव्स एम्बुलेंस से थोड़ा डिफरेंट काम करती हैं क्योंकि इनको रास्ता नहीं चाहिए बीच से। ट्रांसवर्स वेव ये चाहती हैं कि पार्टिकल जिस तरह वो डिज़ाइन में चाह रही हैं उस तरह मूव करें ताकि एक वेव जनरेट हो। ये जो एनर्जी है ये एक वेव की फॉर्म में आगे ट्रांसफ़र। तो वो ये चाहती है कि जब वो एक पार्टिकल को साइड पे धकेले तो वो पार्टिकल अपने नेबरिंग पार्टिकल को एक डिज़ाइन में लेके जाए और एक वेव प्रोड्यूस हो। ये सॉलिड्स में तो इजीली हो जाता है, जब वो सॉलिड से पास करती है इस तरह वो अर्थ से पास करती है। बट इन लिक्विड्स क्योंकि पार्टिकल्स बाउंड नहीं होते तो जब एक पार्टिकल को वो धकेलती है तो वो अपने नेबरिंग पार्टिकल को साथ में लेके जाता है और वो जो मूवमेंट है साइड वाली वो वहीं पर रुक जाती है, एनर्जी वहीं पर कहीं यहाँ वहाँ हो जाती है।
बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ऐसी कोई बात नहीं होती कि आपको एक डिज़ाइन चाहिए होता है, इसमें बस ये चाहिए होता है कि आपने एक पार्टिकल को धक्का लगाया है और उसने अपनी एनर्जी अगले पार्टिकल को दी। इस तरह कंप्रेशन भी खुद बन जाती है और रेफेक्शन भी खुद बन जाती है। यानी बस इतना होना चाहिए कि पार्टिकल इतने करीब हो कि अगर एक पार्टिकल को धक्का लगाया है तो वो जाकर टकराए अगले पार्टिकल से, बस इतना हो गया तो आप लोगों की लॉन्गिट्यूडनल वेव बन जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें तो पेपर में आपको यही लिखना पड़ेगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं वो इजीली गुजर जाती हैं, वो प्राइमरी वेव्स इजीली गुजर जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इस तरह का है कि वो सॉलिड्स और लिक्विड जो हैं वो कंप्रेस इजीली हो जाते हैं, बिकॉज बस क्योंकि उनके पार्टिकल्स करीब करीब हैं, वो इजीली अगले को धक्का लगा देते हैं। और अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी वेव्स की, तो क्योंकि उस ख़ास डिज़ाइन में मूव नहीं करते, उतनी रिजिडिटी नहीं होती, उतना शेयर स्ट्रेंथ नहीं होती, यानी उतने करीब करीब नहीं होते, वो उतने अपने नेबर्स को नहीं लेके जा सकते होते। यही वजह होती है कि एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स गुजर नहीं पाती हैं आप लोगों के लिक्विड्स के अंदर से। ठीक है, अब अगला वो हमसे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन करते हैं कि स्टूडेंट पुशेस एंड पुल्स अ स्लिंकी बैक एंड फोर्थ, हाउ डज दिस डेमोन्स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। क्योंकि बैक एंड फोर्थ जब भी आप लोग करोगे तो कंप्रेशन और रेफेक्शन बनेंगी तो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी। तो ये आप लोगों के पास आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि इलस्ट्रेट दैट इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो यहाँ भी मैं अपनी डायग्राम के थ्रू ही आप लोगों के बाद इलस्ट्रेट कराऊंगी कि किस तरह आप लोगों की जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसकी पार्टिकल्स और जो उसकी डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है वो सहमत है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग मुझसे इजीली बन जाती है, तो इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग ही मैं बनाऊंगी। ठीक है, ये मैंने बनाई है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जो स्प्रिंग के अंदर फॉर्म कर रही है। ठीक है, अब अगर मैं इसके पार्टिकल्स की बात करूँ तो इसके पार्टिकल्स किस तरह मूव कर रहे हैं, आगे पीछे। ठीक है, ये मैं बस दिखाना चाह रही हूँ कि एक आगे एक पीछे एक वक्त में नहीं करता है, सारे आगे जाते हैं सारे पीछे जाते हैं, इस तरह होता है। बट जो आप लोगों के पार्टिकल की मूवमेंट है वो किस तरफ है, आप लोग साथ इसको रिटन टेक्स्ट के अंदर भी जस्टिफाई करोगे। आप लोगों की वेव किस तरफ जा रही है, तो एनर्जी की डायरेक्शन किस तरफ है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं है। तो ये इलस्ट्रेशन हो गई है। अगले एसएलओ की तरफ चलते हैं। अगला एसएलओ इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी ज़्यादा हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी ज़्यादा हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी ज़्यादा हैं। अच्छा, एमसीक्यूज की तरफ बढ़ें इस हमारे एसएलओ के, तो वो है इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव व्हाट आर द रीजन्स वेयर पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर कॉल्ड कंप्रेशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद फॉर अ वेव विद स्पीड v, फ्रीक्वेंसी f एंड वेवलेंथ दिस विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। यानी कहना क्या चाह रहे हैं कि एक वेव है जिसकी स्पीड v है, फ्रीक्वेंसी f है और वेवलेंथ ये है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्या चीज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अच्छा तो हम लोग यही समझते हैं कि वी की बात करें तो वो कहना है कि क्या वी एफ के प्रोपोर्शनल है, क्या वी वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है। उन्होंने ये दूसरे में ऑप्शन दिया, वो फिर कह रहे हैं कि क्या वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड है या इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो आप लोगों को सिंसियरली बताऊं, इट डिपेंड्स टोटली ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मीडियम। आप चाहे फ्रीक्वेंसी चेंज करो चाहे वेवलेंथ चेंज करो, जब तक आपका मीडियम चेंज नहीं होगा आपकी स्पीड चेंज नहीं होगी। यानी एक मीडियम के अंदर आप चाहे जो मर्जी करते रहो आपकी स्पीड वही रहेगी। और यहाँ पे एक और बात हम लोगों ने समझनी है कि इसका मतलब स्पीड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेव नहीं है कि वेव कितनी देर में बनेगी, इसका मतलब आपके कान तक आने की स्पीड है उस साउंड की। अब आप उस साउंड की फ्रिक्वेंसी कम करो ज़्यादा करो, वेवलेंथ कम करो ज़्यादा करो, वो एक मुंह से प्रोड्यूस होके अगले कान तक जाने में उतनी ही देर लेगी हवा में, चाहे उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो चाहे उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो। और अगर आप वैक्यूम में हो तो उतनी ही देर लेगी हर तरह के केस के अंदर। साउंड की स्पीड इन एयर आप लोगों के पास एक कांस्टेंट है, इन वैक्यूम कांस्टेंट है, इन वाटर कांस्टेंट है। तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। मीडियम के चेंज होने के साथ आप लोगों की स्पीड ऑफ साउंड चेंज होगी, वरना आप जो मर्जी कर लो ये स्पीड चेंज नहीं होगी। अगला है फिगर शोज अ वेव ग्राफ विद लेबल्ड पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्स आर करेक्ट। सबसे पहले वो हमें कहता है कि ये 2 क्रेस्ट है, ये 4 ट्रफ है, ठीक है, ये 3 एम्पलीट्यूड है, ये 1 वेवलेंथ है, क्या ना कह सकते, ओके वो कह रहा है ये वेवलेंथ की उन्होंने ठीक बताई है, ठीक है, क्रेस्ट की ठीक बताई है बिकॉज 1 2,
ठीक है। एम्पलीट्यूड उन्होंने ठीक नहीं बताया, बिकॉज एम्पलीट्यूड एक ये होता है, उन्होंने बोला है 3 एम्पलीट्यूड्स हैं, तो ये तो 2 एम्पलीट्यूड्स है ना, एंड ये 4 ट्रफ तो नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि 1। ओके, वो जो कहना चाह रहे हैं वो तो मुझे समझ ही नहीं आई। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये आप लोगों के पास पहला पॉइंट है, आप लोगों के पास दूसरा पॉइंट है, आप लोगों के पास तीसरा पॉइंट है, और ये आप लोगों के पास चौथा पॉइंट है। इसको उन्होंने लेबल किया वेवलेंथ, दैट्स ओके। इसको उन्होंने कहा है क्रस्ट, ये भी ओके है। इसे उन्होंने कहा है ट्रफ, ये भी ओके है, बट ये गलत है बिकॉज एम्पलीट्यूड ही होता है। ठीक है, ये पॉइंट से इसका मतलब नहीं था कि 4, इसका मतलब है एक वेवलेंथ है, इसका मतलब है 2 क्रस्ट है, मुझे यूँ लगा था। ठीक है, तो इसका आप लोग जो आंसर दोगे वो दोगे 1, 2 एंड 4 ओनली। ठीक है, 3 वाला गलत है, आप लोगों के पास एम्पलीट्यूड गलत लेबल हुआ है। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। इन द 2 सिनेरियोज बिलो डिस्क्राइब व्हाई ईच स्टूडेंट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट and how you would rephrase to make it more accurate. A student claims that the wavelength is the shortest distance between two crests. अच्छा, हम लोग थर्ड MCQ को समझते हैं। इसके अंदर वो कहना है कि नीचे वाली फिगर है, इसे लेबल पॉइंट दिए हैं, कौन से सही है। तो ये एम्पलीट्यूड नहीं है, तो थर्ड वाला पॉइंट गलत है। ये एक ट्रफ है, ये एक क्रेस्ट है, 4 और 2 ठीक है। और जो इन्होंने हमें वेवलेंथ दी है दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि एक वेव यहाँ से शुरू होके, ये एक वेव तो नहीं बनी। एक वेव किस तरह बनेगी? यहाँ से शुरू हुई है तो यहाँ तक नहीं। आई वॉज कन्फ्यूज माई सेल्फ। देखें, एक वेव कहाँ से कहाँ तक होती है? इधर से लेके इधर तक आप लोगों के पास एक वेव है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के दरम्यान में एक वेवलेंथ है, 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के दरम्यान में आप लोगों के पास एक वेवलेंथ है। तो इसका आंसर आप लोगों के पास सी ही होने चाहिए। ठीक है, शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो उन्होंने बोला कि 2 सिनेरियोस, 2 स्टूडेंट्स ने बातें की हैं, तो आप लोग उनको किस तरह गलत साबित करेंगे। सबसे पहले है कि स्टूडेंट कह रहा है कि वेवलेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट। तो 2 क्रेस्ट नहीं कहना चाहिए, 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट कहना चाहिए, यानी आगे पीछे आने वाले क्रस्ट, ये कंसेक्यूटिव है। ठीक है, उसके बाद है अनदर स्टूडेंट स्टेट दैट अ वेव्स एम्पलीट्यूड इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट एंड अ ट्रफ। ठीक है, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट एंड द ट्रफ। तो बात तो ऐसे उसने अक्लमंदी की और बड़ी सही बात की है, इसको हम गलत कह नहीं सकते। मैथमेटिकली स्टूडेंट ने बिल्कुल ठीक बात की है, बट अगर आप लोग बुक की डेफिनेशन चाहते हो तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम द मेन पोजीशन, ये लिखोगे, ये बुक की डेफिनेशन। बट उसने मैथमेटिकली कोई गलत बात नहीं की। अगर आप लोग एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरम्यान का फासला लो, यानी एक क्रस्ट है और ये एक ट्रफ है, इन दोनों के दरम्यान का फासला लो, यहाँ तक तकरीबन जाता है, बिल्कुल सीधी लाइन बनाते हैं इस तरह, और इसका हाफ आप लोगों के एम्पलीट्यूड का एक बार होता है। तो मैथमेटिकली दैट स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट एंड करेक्ट। ठीक है, शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दैट इज हाउ डज इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इफेक्ट इट्स एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगी उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो इसके आंसर में सिवाय मैं एक छोटा सा रिलेशन देने के और कुछ नहीं कहूँगी कि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये इसका एक छोटा सा रिलेशन है, याद रखें। उसके बाद हमारे पास थर्ड हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। सीरीज ऑफ रेगुलरली स्पेस्ड आउटवर्ड स्प्रेडिंग वेव फ्रंट्स इज क्रिएटेड बाय डिपिंग द टिप ऑफ अ रॉड इन एंड आउट ऑफ द वाटर सरफेस एज शोन इन द फिगर। डिफाइन अ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट वो प्लेन या वो लाइन है जो एक ही फेज में मौजूद होने वाले सारे पार्टिकल्स को जोड़ने से तश्कील पाती हैं। तो मैंने इसका आंसर इसके सामने लिख दिया कि वेव फ्रंट क्या है, कि इमेजिनरी लाइन है जो एग्जैक्ट सेम फेज के साथ पार्टिकल्स को जोड़ने से बनती है। बी पार्ट में हमसे कहता है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स। तो ये बस उन्होंने थोड़ी सी घुमा के बात की और ना मैंने इसको डिस्कस किया था। इसका आंसर वेव लेंथ। जैसे आप लोग 2 वेव फ्रंट के दरम्यान में देखो तो आप लोगों को वेव लेंथ ही मिलेगी। और मैंने आप लोगों को एक बार एक स्केच दिखाया था वेव को बनाने का, कि इस तरह आप लोग सीधी लाइंस बनाओगे और इस तरह एरो बना दोगे, तो ये आप लोगों की वेव लेंथ है और ये आप लोगों की डायरेक्शन ऑफ द वेव है। किस तरह? दीज आर द वेव फ्रंट्स, और यहाँ पे आप लोगों की बीच में वेव लेंथ होती है। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने वाली वीडियो देखी, इसके अंदर मैंने आप लोगों को वेव्स की डायग्राम स्केच करना सिखाई थी, कि हम लोग उस वक्त सीख रहे थे कि डिफ्रैक्शन किस तरह होती है वगैरह से, उधर मैंने आप लोगों को ये सिखाया था। बट अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा बस टॉपिक ये है कि उन्होंने बात को थोड़ी सी घुमा के
दे दिया है। इसका आंसर आप लोगों के पास वेव लेंथ है। आप लोगों ने याद रखना है कि वेव फ्रंट्स के दरमियान में वेव लेंथ का डिस्टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एसएलओ है कि द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ऑफ द वेव इज शोन इन फिगर बिलो, ड्रॉ द वेव फॉर्म 3/4 ऑफ अ पीरियड लेटर। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला है, ठीक है, और इजी भी है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने आप लोगों को एक वेव दी है और उसने कहा है कि 3/4 ऑफ द टाइम पीरियड लेटर ये वेव किस फॉर्म के अंदर होगी। यानी अगर आप लोग 3/4 एक पीरियड को आप लोग 4 पे डिवाइड करके 3/4 लो उस टाइम के अंदर, उस पीरियड के बाद ये वेव किस हालत में होगी। तो सबसे पहले हम लोग एक वेव को देखते हैं। ये एक वेव है, इस वेव को आप लोग 4 टुकड़ों में तोड़ दो। एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, तीसरा ये और चौथा ये। एक क्रैश से मेन पोजीशन तक आने में, मेन पोजीशन से ट्रफ तक जाने में, ट्रफ से मेन पोजीशन में आने में, मेन पोजीशन से क्रैश तक जाने में। ये आप लोगों की एक वेव के 4 हिस्से हैं। अब इनमें से 3 हिस्से ये तीनों वाले होते हैं, ठीक है। और अब उन्होंने आपसे बोला है कि 3/4 ऑफ द टाइम ऑफ अ पीरियड लेटर ये आप लोगों की वेव किस जगह पे होगी। तो ये देखने के लिए कि आप लोगों की एक वेव किस जगह पे होगी, आपने पूरी वेव को 3 क्वार्टर्स आगे बढ़ा देना है। यानी ये शुरू वाले 3 क्वार्टर्स आप लोगों ने काट देने हैं और आखिर से 3 क्वार्टर्स ऐड कर देने, 1 2 3, ठीक है। ये आप लोगों की वेव होगी आफ्टर 3/4 ऑफ अ पीरियड लेटर, क्योंकि वेव तो आगे मूव करी है ना, 3/4 क्वार्टर पीछे से काट के तो पूरी वेव को 3/4 क्वार्टर आगे मूव करा दिए। ये एक चेंजिंग करनी है आप लोगों ने। प्लस आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने 0 0 रखना है और यहाँ पे आप लोगों का वाई एक्सेस दोबारा से बनेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसे मैसी कर दिया, बट आई होप्स आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि 3/4 ऑफ अ पीरियड लेटर का यहाँ मतलब क्या है कि एक वेव के 4 हिस्से करके उनमें से 3 हिस्सों को पीछे से काट कर तो आगे ऐड करके 0 0 को स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया। अगला एसएलओ से रिलेटेड एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। एमसीक्यू कहता है इफ अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज व्हाट डज दिस मीन, कि वो 10 साइकिल पर सेकंड कवर करेगी, बिकॉज हर्ट्ज का मतलब है 1 साइकिल पर सेकंड, और विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर वेवलेंथ। में वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए, सेकंड टाइम को, जूल्स एनर्जी को तो मीटर्स वेवलेंथ को। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में व्हाट इज वेवलेंथ एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम आप लोगों के पास जो डिस्टेंस कवर हुआ है फ्रॉम योर मेन पोजीशन में एम्पलीट्यूड है। वेवलेंथ 2 कंसेक्यूटिव क्रैश, 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, या एक वेव जहाँ पूरी हो रही है ना उसकी लेंथ वेवलेंथ है। सबसे पहले जो मैंने बात किया उसको इस डायग्राम से विजुलाइज करें किस तरह एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे से फ़र्क नज़र आ रहे हैं। वेवलेंथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, एम्पलीट्यूड वर्टिकल डिस्टेंस होता है। ये भी एक इन दोनों का बहुत मेन डिफरेंस है। तो ये इन दोनों के रिटन डिफरेंस मैंने लिख दिया, ठीक है। अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव किस तरह वेव लेंथ को इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे मैं सिंपली जस्ट आप लोगों को एक रिलेशन दूंगी और बाकी काम आप लोगों का अपना है कि मैंने रिलेशन कहाँ से निकाला है कि v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। v कांस्टेंट है तो f इज़ इक्वल टू, या f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। यानी जिस तरह आप लोग फ्रिक्वेंसी को बढ़ाओगे वेव लेंथ कम होती जाएगी। अब ये कॉमन सेंस भी है। फ्रिक्वेंसी को कम करने का मतलब क्या है कि वेव्स करीब करीब हो गई हैं। वेव्स करीब हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली उनका लेमडा डिक्रीज हो जाएगा। बट फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने का क्या मतलब है कि आप लोगों की वेव्स दूर दूर हो गई हैं, ऑटोमेटिकली ये फ्रीक्वेंसी को कम करने का मतलब है और ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का मतलब है। तो ये ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है, ये लेस फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेव्स एक सेकंड में मूव करेंगे उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। अब इस तरह एक सेकंड में ज़्यादा वेव्स मूव करेंगे तो ये ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, ये लेस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो जैसे जैसे कम हुई है फ्रीक्वेंसी लैम्डा ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई है लैम्डा ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। अगले एसएलओ की तरफ चलते हैं। ये वाला एसएलओ हमसे वही वाली इक्वेशन जो मैंने अभी भी समझाई है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के बारे में क्वेश्चंस करता है। अ वेव ट्रैवलिंग एट 500 मीटर पर सेकेंड, या उसने उसकी स्पीड दी है एज अ वेव लेंथ ऑफ 5 मीटर्स, व्हाट इट्स फ्रीक्वेंसी। तो आप लोगों ने 500 डिवाइड बाई 5 करना है, आप लोगों का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस फ्रीक्वेंसी इन द इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। टाइम फॉर 1 साइकिल, वेव्स पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, टोटल वेव एनर्जी। तो सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं, एलिमिनेट कर दो दोनों को। टाइम फॉर 1 साइकिल या वेव्स पर सेकंड, वेव्स पर सेकंड, ठीक है।
शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। अ वेव हैज़ अ स्पीड ऑफ, ये असल में आप लोग समझ लो, थोड़े थोड़े आप लोगों से न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे नीचे आप लोगों के सामने सॉल्व करती जाऊँगी। स्पीड उन्होंने बताई है 340 मीटर्स पर सेकंड, ये साउंड वेव है, और इस वेव की उन्होंने हमें वेवलेंथ दी है 0.85 मीटर्स। हमसे पूछते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फॉर्मूला आप लोग लगाओगे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा का, और f इज़ इक्वल टू v बाय लैम्डा हो जाएगा, दैट इज़ 340 बाय 0.85, और मीटर्स, मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया। सॉरी मैं यूनिट की बात करी थी, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड नीचे मीटर के पास जाएगा, मीटर मीटर से कटेगा, तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/सेकंड आप लोगों के पास यूनिट आ जाएगा, और 400 आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो क्या आप लोगों के पास 400 1/सेकंड आप लोगों के पास यूनिट है, दैट इज इक्वल टू 400 हर्ट्ज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डज चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इफेक्ट्स इट्स वेवलेंथ इफ द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट ही रहती है, और फ्रीक्वेंसी किस तरह वेवलेंथ पे असरअंदाज होती है, ये वो प्रोपोर्शनल का आप लोगों के पास रिलेशन है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये आप लोग इसी इक्वेशन से ड्राइव करते हैं। एफ अगर आप लोगों ने वी को कांस्टेंट रख लिया। थर्ड हमसे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछता है कि रेडियो वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये मैं एस आर क्यूज अभी कर रही हूँ, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 मेगा हर्ट्ज़ है, और इसकी जो वेवलेंथ है आप लोगों के पास वो 3 मीटर्स है। आप लोगों ने इसकी स्पीड निकालनी है। मैंने ये क्वेश्चंस आप लोगों को दी थी कि जब भी आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगो, उसके यूनिट्स को ऐसा यूनिट्स में आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेगा जो है वो किस आप लोगों के नंबर को शो करता है, किस नंबर को शो करता है, 10⁻⁶। ठीक है, आगे हर्ट्ज़, और ये 3 मीटर्स ही है इसका। ठीक है, इन्हों 10⁻⁶ कर दो, और आप लोग ना करो, ठीक है, आप लोग v इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर आप लोगों के पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आता है, या 3 के आगे 8 ज़ीरोज़। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं बस जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करती जाती हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहला है अ वेव मूव फॉरवर्ड बाय 30 मीटर्स इन 5 सेकंड फॉर ईच ऑसिलेशन। तो उन्होंने हमें बताया कि 30 मीटर्स मूव करती है इन 5 सेकंड्स। तो यहाँ से हम लोग इसकी निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साथ निकालेंगे 30/5 करेंगे, और यहाँ से आप लोगों के पास 1 सेकंड, नो नॉट लाइक दिस, आप लोग करोगे कि 30 ऑसिलेशन, 30 मीटर वो 5 सेकंड में जाती है, तो 1 सेकंड में वो जाएगी 30/5 मीटर्स, और इसका आंसर आप लोगों के पास आएगा 1 सेकंड। दोबारा फ्रीक्वेंसी आप लोग यूँ नहीं निकाल सकते कि मीटर्स हैं और सेकंड्स हैं। अगर वो आप लोगों को बताते हैं कि इतनी वेव्स बनी हैं 5 सेकंड में, तब आप लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते थे। अभी आप लोग इससे निकालोगे द स्पीड ऑफ द वेव, और स्पीड ऑफ द वेव आप लोग किस तरह निकालोगे, सबसे पहले हम लोग पार्ट बी करने लगे, दैट इज द स्पीड ऑफ द वेव, ERQ है ये। तो स्पीड ऑफ द वेव आप लोग निकालते हो डिस्टेंस बाय टाइम, ये आप लोगों के पास स्पीड का फॉर्मूला है, दैट इज़ 30/5 मीटर्स पर सेकेंड, और इसका अगर आप लोग आंसर निकालो तो 6 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है। ठीक है, इसके बाद आप लोग इसका पहला पार्ट करते हैं हम लोग कि वेवलेंथ क्या है इस वेव की। तो ईच ऑसिलेशन में वो 30 मीटर्स फॉरवर्ड मूव कर रही थी। ठीक है, उसका डिस्टेंस उसका आप लोगों के पास स्पीड आ गई हुई है, और आप लोगों ने निकालनी है इसकी वेवलेंथ। तो एक ऑसिलेशन का आप लोगों के पास मतलब है, कॉमन सेंस है, एक वेव, और एक वेव अगर 5 सेकंड में बनती है तो इसका टाइम पीरियड 5 है, और इसकी जो आप लोगों के पास वेवलेंथ है 30 मीटर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इजीली लिख सकते हो विद योर कॉमन सेंस के जो वेवलेंथ है वो 30 मीटर्स है। अब सी निकालते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें v/λ करना पड़ेगा, 6/30 करना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो आप लोगों के पास है, ये हर्ट्ज में आप लोगों के पास इसका आंसर आना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों के पास आएगा 2/10 हर्ट्ज, एंड देन आप लोगों के पास आंसर आने का 1/5 हर्ट्ज। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है, या आप लोग कह सकते हो 0.2 हर्ट्ज। तो ये सामने इनके आंसर्स भी लिखे होते हैं, तो यहाँ से आप लोग अपने मैच करते रहते हो। ERQ क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर वो आपसे कह रहा है कि एक साउंड वेव है एयर में, इसकी फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास
56 हर्ट्ज है और जो इसके आप लोगों के पास वेव लेंथ है दैट इज़ 1.35 मीटर्स। एंड वो आप लोगों से कह रहा है कि इसकी स्पीड आप लोगों ने पता करनी है। स्पीड पता करने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा और आप लोगों का जो आंसर है वो आप लोगों के पास मीटर पर सेकंड में आएगा 345.6। ठीक है, बी पार्ट की तरफ चले। हम लोगों ने इसकी निकाल ली है अपने पास स्पीड और हम लोग आगे देख सकते हैं उसके साथ मैच हो गई है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 512 यानी अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई अपनी 512 हर्ट्ज। अज्यूमिंग द वेव स्पीड रिमेन्स द सेम कैलकुलेट द न्यू वेव लेंथ। तो स्पीड यही रहेगी, ठीक है, कांस्टेंट है और हम लोगों ने अब न्यू वेव लेंथ निकालना है। न्यू वेव लेंथ निकालने के लिए हमें न्यू फ्रीक्वेंसी को वी पे डिवाइड करना होगा और हमारे पास आंसर जो है वो मीटर्स में आएगा 0.675 मीटर्स। आंसर मैच हो गया। ये वाला एसएलओ पूरा हो गया। अगले एसएलओ की तरफ चलते हैं।